हाँ, तो नमस्ते जी, स्वागत आप सबका विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग त्रैमासिक परीक्षा के हिंदी के लिए आज क्या करनी है, अब सब्जेक्टिव का हम तैयारी करने वाले हैं। सब्जेक्टिव के प्रश्नों को देखने वाले हैं कल के परीक्षा के लिए, यानी कि हिंदी की त्रैमासिक परीक्षा के लिए सब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, ठीक है। अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं किए हैं, तो आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं किए हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर ऑब्जेक्टिव का क्लास भी देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्लास शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। क्लास को एक बार क्या करते हैं, आप अपने अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। क्लास को शेयर करके लाइक का बटन दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव का क्लास नहीं किए तो ऑब्जेक्टिव का भी क्लास कर लीजिए। चलिए क्लास शुरू करने से पहले श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा शुभ काम करने से पहले गणेश जी का आशीर्वाद है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग क्लास को क्या करिए, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप अभी नए हैं इस चैनल पर और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की चीज़ मिलेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें और क्लास को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चलिए फटाफट अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को हम देखने वाले हैं, जो कि कल के परीक्षा के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और एकदम 100% आपका कल प्रश्न बनेगा यहाँ से। इस वीडियो को अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो कल के सब्जेक्टिव में आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट आप लोग एक बार क्लास को शेयर जरूर करते हैं, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर आपका प्रश्न है, फर्स्ट नंबर आपका प्रश्न है कि मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। ये प्रश्न आपको कल देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। कि पूछेगा, प्रश्न रहेगा कि बताइए कि मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ किस बात को लेकर विवाद था। तो उस आंसर क्या मारिएगा, तो आंसर आपको मारना है मगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। मगम्मा के बेटे को भी उसकी बहू अपने बस में रखना चाहती थी, इसलिए दोनों में हमेशा क्या होता था, हमेशा विवाद होते रहता था, ठीक है। बताइए, लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा तो फटाफट कमेंट में यस करिए, एकदम फटाफट दिल बना के भेजिए, ठीक है। तो गर्दा एकदम कल उड़ा के आना है, ठीक है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है, रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहती थी। एकदम सभी प्रश्नों को एकदम बढ़िया सबको रट लेना है, बढ़िया से तैयार कर लेना है, ठीक है। एकदम 100% आपका कल प्रश्न बनेगा, एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा, ठीक है। अगर आप इस क्लास को पूरे कर लेते हैं अच्छे से, आज सभी प्रश्नों को याद कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर आपका प्रश्न है कि रगम्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहती थी। तो आंसर मारिएगा कि रगम्पा मगम्मा के गांव का एक जुआड़ी व्यक्ति था। कौन था, एक जुआड़ी व्यक्ति था, जो कुछ पैसे कर्ज मांगने के लिए मगम्मा के पीछे पड़ गया था। मगम्मा से कुछ रुपया मांगने के लिए क्या हुआ था, मगम्मा के पीछे पड़ गया था। बताइए हो जाएगा, एकदम हो जाएगा तो फटाफट आप दिल बना के भेजिएगा, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अगला प्रश्न है बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। बहू ने सास के मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, तो आंसर लिखिएगा कि बहू को ऐसा लग रहा था यदि माँ से समझौता नहीं किया जाए तो माँ का जो पैसा है कोई और ले लेगा। इसलिए नजम्मा ने अपने सास मगम्मा को मनाने के लिए अपने बेटे को, यानी कि अपने जो मगम्मा का पोता है उसको अपने सास यानी कि मगम्मा के पास भेज दिया। जो उसकी बहू नजम्मा थी वो अपना बेटा को अपनी सास मगम्मा के पास भेज दिया, जिसके बाद धीरे धीरे सास क्या किया, जिसके बाद धीरे धीरे सास मगम्मा मान गई, ठीक है। हो जाएगा, एकदम बताइए हो जाएगा तो फटाफट आप लोग कमेंट में दिल बना के भेजिए, हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम गर्दा उड़ा के आना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न क्या है, ठीक है। चलिए नंबरिंग पर नहीं जाइएगा, नंबरिंग मिस्टेक हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका 4 नंबर नंबरिंग रहना चाहिए, लेकिन आपका ये 1 नंबर है, उससे आप नंबर पर नहीं जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला आपका 4 नंबर प्रश्न है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फर्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। जो मंगू के प्रति उसके माँ और उसके परिवार में जो फर्क होता था उसको क्या करना है, उसको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो आपको आंसर क्या लिखना है, तो आंसर लिखना है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। क्या था, जमीन आसमान का फर्क था, ठीक है। माँ जहाँ अपने पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, क्या करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। मंगू को क्या समझते थे, वो समझते थे कि मंगू जो है घर का बोझ है, वो मर जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। तो मंगू को घर का बोझ समझते थे, वो चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए,
या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेकिन माँ चाहती थी नहीं मंगू अपने आप ना मरे, मंगू प्राकृतिक रूप से मरे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंगू को भूखे पेट रख कर मारना ठीक नहीं है, ठीक है। बताइए हो जाएगा? हाँ बताइए हो जाएगा? बड़े चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या है। चलिए 5 नंबर प्रश्न है, क्या आपका 5 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, कारण कैसे बनी है बताइए। कि जो जाति प्रथा है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आपको लिखना है कि भारत में जाति प्रथा लोगों को कोई भी ऐसा कार्य चुनने का मौका नहीं देती है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया है। जो जाति प्रथा है लोगों को ऐसा कार्य चुनने का कोई भी मौका नहीं देता है कि जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया। जैसे कि अगर कोई नाई है, अगर उसका बाप ने बाल काटा है तो उसका बेटा भी बाल काटेगा। अगर कोई बढ़ई है, अगर उसका बाप ने बाप दादा लकड़ी का काम किया है तो वो भी लकड़ी का काम करेगा, ठीक है। तो जाति प्रथा कोई भी ऐसा चुनने का कोई भी कार्य चुनने का मौका नहीं देता है जो उनके पूर्वजों ने नहीं किया हो। लोग अपने पूर्वजों का ही कार्य चुनते हैं, जिसके कारण जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है, ठीक है। तो अगर ये आप इस आंसर को लिख के आते हैं तो आपको एकदम 100% नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कट सकता है, ठीक है। तो बताइए लिख पाइएगा। अगर कल ये एग्जाम में आपका ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि बताइए भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्यों बनी हुए, बताइए लिख दीजिए फटाफट कमेंट में यस करिए, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम। 6 नंबर अपना प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न 6 नंबर कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों, बताइए। लेखक जो भीमराव अम्बेडकर जी है वो आज के उद्योगों में भी गरीबी और उत्पीड़न से ज़्यादा बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो आंसर है कि लेखक गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं, क्योंकि जाति प्रथा लोगों को उनके स्वभाव के अनुसार कार्य चुनने की अनुमति नहीं देती है। उसके स्वभाव के अनुसार क्या करती कार्य, अगर वो चाहते हैं, मान लीजिए कोई नाई का बेटा है, सॉरी बुरा आप लोग नहीं मानिएगा, क्योंकि हम कोई जाति विशेष बात नहीं कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस हमारे बात को आप लोग दिल पर नहीं लीजिएगा। हमें जाति प्रथा से जातिवाद से कोई मतलब नहीं रहता, हम जातिवाद में नहीं रहते, ठीक है। लेकिन आपको समझाने के लिए बात हम बोल रहे हैं कि जैसे कोई नाई का बेटा है, अगर उसके पिताजी बाल काटे हैं अब तो ये चीज़ सिस्टम हट गया। अब तो अपना ये आज से जब भीमराव अम्बेडकर जी जीवित थे उस समय की बात है, ठीक है। अभी तो ये सब सिस्टम हट गए, तो ठीक है। तो उसका अगर जो पिता उसका काम क्या है वही उसका बेटा भी करता था पहले, ठीक है। तो समझ गए, बताइए ये लिख दीजिएगा। लिख दीजिएगा तो यस बनाइए, एकदम कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अगला 7 नंबर अपना प्रश्न देखिए। आपका 7 नंबर प्रश्न है, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा का रूप दिखाया है, ठीक है। तो उत्तर है कि इस पाठ में लेखक ने कई पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा बताया है, जिसमें आर्थिक और रचनात्मक पहलू से सबसे प्रमुख है। बताइए हो जाएगा? एकदम इतना छोटा सा आंसर, हाँ सर इतना छोटा सा आंसर ही में आपका एकदम 100% नंबर मिलेगा, एकदम कोई दिक्कत, एक भी नंबर आपका नहीं काट सकता एग्जामिनर, ठीक है। चलिए 8 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 8 नंबर आपका है कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर आपका होगा, लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा आवश्यक माना। क्या मिश्रण जैसा भाईचारा आवश्यक माना है, ठीक है। तो बताइए हो जाएगा? हो जाएगा तो एकदम फटाफट कमेंट में दिल बना के भेजिए फटाफट। हाँ सर एकदम फटाफट हम लोग गर्दा उड़ा के रख देंगे, तो ठीक है। खाली कल बैठने दीजिए एग्जाम में, एकदम गर्दा GOD कर देंगे। GUD का मतलब क्या होता है सर? जी से गर्दा, यू से उड़ा, दी से देंगे, GUD, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ, बताइए। जो नाखून क्यों बढ़ते हैं ये लेखक के आगे कैसे, तो देखिए जो लेखक थे आचार्य प्रसाद द्विवेदी, उनके आगे जो कानून कैसे ये प्रश्न उत्पन्न हुआ। उसकी बेटी छोटी बेटी जो थी छोटी बेटी, उसकी छोटी बेटी ने उनसे पूछा कि पिताजी बताइए पिताजी, जो ये हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं। उसी समय से इसके मन में ये प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो देखिए उत्तर क्या है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी सी पुत्री ने लेखक से पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। बताइए हो जाएगा? इतना आसान एकदम हो जाएगा। अगर इतना आसान नहीं लिख पाइएगा तो कैसे होगा, ठीक है। बताइए हो जाएगा?
हो जाएगा 100% यस एकदम टाइप करिए, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए, आपका 10 नंबर प्रश्न है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। देखिए ये प्रश्न आपका कल आएगा ही आएगा, जितना भी आप प्रश्न पढ़ा रहे हैं सब प्रश्न आपका कल आएगा, ठीक है। इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए कि प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। हम जो आपको क्या करते हैं, वायरल चीज़ों से हम दूर रखते हैं, वायरल चीज़ों से हम बहुत दूर रहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के क्लास में भी आपको बोले कि ये वायरल तरल हमारे पास नहीं चलता है। हम 100% आपको सिलेबस पढ़ाएंगे और 100% आपका प्रश्न भी बनेगा, ठीक है। इसलिए वायरल के चक्कर में मत रहिए बाबू। अगर आपको वायरल देखना है तो दुनिया भर के आदमी वायरल करा रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर 100% सिलेबस से ही पढ़ाएंगे। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए 10 नंबर आपका प्रश्न हम बताइए, हो जाएगा है वो लिख दीजिएगा। देखिए 10 नंबर आपका प्रश्न है कि बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को क्या याद दिलाती है। तो लिखेंगे बढ़ते नाखून द्वारा प्राकृतिक जो है मनुष्य को उसके पाश्विक वृत्ति की याद दिलाती है, यानी कि पुराने चीज़ों की याद दिलाते हैं कि पुराने में तुम आदि मानव थे, तुम पशु के समान थे, तुम्हारे नाखून बड़े बड़े शस्त्र के तरह काम करते थे, वही याद दिलाते हैं। बताइए हो जाएगा। हो जाएगा तो कमेंट में फटाफट आप लोग दिल बना के भेजिए, फटाफट आप लोग दिल बना के। चलिए 11 नंबर प्रश्नों को हम देखते हैं। 11 नंबर आपका प्रश्न देखिए। चलिए 11 नंबर आपका प्रश्न है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है। बताइए मनुष्य जो है बार बार नाखून को क्यों काटता है। तो उत्तर है मनुष्य बार बार नाखून को इसलिए काटता है क्योंकि वह अपने पाश्विक वृत्ति यानी कि पुरानी चिन्हों को भुला देना चाहता है। वो चाहता है कि हम जैसे पहले आदि मानव थे उसको हम मिटा देना चाहते हैं। जैसे मनुष्य का क्या होता था, मनुष्य का पहले यहाँ पूँछ भी होता था, पहले क्या होता था, पूँछ भी होता, जिस तरह पूँछ गायब हो गया वही चाहता है कि मनुष्य में नाखून भी गायब हो जाए, ठीक है। इसलिए मनुष्य अपनी पुरानी चीज़ों को भुला देना चाहता है, इसलिए बार बार वो नाखून को काटते हैं। बताइए हो जाएगा। हो जाएगा तो फटाफट आप लोग कमेंट में दिल बनाइए कि यस सर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर प्रश्न आपका है कि कवि प्रेम मार्ग को कवि प्रेम घन ने यहाँ प्रश्न है कि कवि प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कहा है। जो कवि है घनानंद जी, वो प्रेम मार्ग को अति सुदो क्यों कहता है, इस मार्ग की विशेषता क्या है। तो देखिए आपका आंसर है कि कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुदो अर्थात अत्यंत सरल कहा है। अत्यंत क्या है, अत्यंत सरल कहा है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। क्या चलती, कोई चतुराई नहीं चलती है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झूठे और बिना छल कपट के चलना होता है। जो प्रेम का मार्ग होता है यहाँ पर यह बिना झूठ और बिना बिना छल कपट को आपका चलना, बिना छठ कपल का आपका चलना पड़ता है, ठीक है। बताइए हो जाएगा। हो जाएगा तो फटाफट कमेंट में आप लोग यस करिए। हम चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। आपका 13 नंबर प्रश्न देखिए। तो 13 नंबर आपका प्रश्न है कि कवि ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों कहा। ये प्रश्न आपका कल आएगा ही आएगा, एकदम 100% हम आपको दे देते हैं लिख कर। ये प्रश्न आपका 1 जुलाई 2026 को ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्या है, कवि ने माली मालिन किसे कहा है और क्यों कहा है। तो देखिए आंसर लिखिएगा, कवि रसखान ने कृष्ण राधा को माली मालिन कहा है। कवि रसखान कृष्ण और राधा को क्या कहा है, माली और मालिन कहा है, क्योंकि कवि के अनुसार जिस प्रकार पुष्प वाटिका यानी कि आप लोग फूल का बगीचा देखेंगे उसी को पुष्प वाटिका कहते हैं। तो पुष्प वाटिका में माली और मालिन का कार्य पुष्प की देखभाल करना है, ठीक उसी प्रकार प्रेम वाटिका में राधा कृष्ण करते वही काम। जिस तरह के आप फूलों का बगिया देखेंगे, फूलों का वाटिका देखेंगे, वहाँ पर एक माली और मालिन रहता है जो कि फूलों का बगीचा का देखभाल करते हैं। उसी तरह कभी कहें कि कृष्ण जी और राधा जी जो कि प्रेम वाटिका यानी कि प्रेम का बगिया का क्या करते हैं, देखभाल करते हैं। तो बताइए हो जाएगा। हो जाएगा एकदम 100% लिखिए कि हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए। आपका 14 नंबर प्रश्न क्या है, तो हम 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए 14 नंबर आपका प्रश्न क्या है। तो 14 नंबर आपका प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। तो उत्तर लिखिएगा,
कवि रसखान ने कृष्ण को चोर कहा है क्योंकि कवि के अनुसार नंद ने उनके चित्त को चुरा लिया। चित्त मतलब क्या होता है? चित्त मतलब मन होता है। नंद के नंद यानी कि नंद के नंद यानी कि कृष्ण जी के पिता का नाम क्या था? नंद बाबा। तो वही नंद के नंद ने उनके चित्त यानी कि मन को चुरा लिया, इसलिए कवि रसखान ने उसे क्या कहा है? उसे चोर कहा है। ठीक है, बताइए हो जाएगा। यहाँ मन चुराने की बात है बाबू, ये नहीं सोचिए सामान चुरा लिए कृष्ण जी। ठीक है, यहाँ मन चुराने की बात है। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा, बताइए हो जाएगा। चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न देखिए। चलिए 15 नंबर आपका प्रश्न देखिए, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? बताइए, कवि जो आपका प्रेमघन जी है उसको भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? तो उत्तर लिखिएगा, कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती है क्योंकि भारत के लोगों का स्वभाव, लगाव और उनके रहन सहन विदेशी हो गए हैं। कैसे हो गए? भारत के जो लोग हैं उसके स्वभाव देखिए, उसको बोल चाल भाषा देखिए, वो सब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? विदेशी होते हैं। उसका पहनावा ओढ़ावा देखिए, खान पान सब चीज़ विदेशी होते जा रहे हैं। वह अधिकतर विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए कवि प्रेमघन जी को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती। बताइए हो जाएगा। एकदम 100% हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्नों को हम देखते हैं कि नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? कवि प्रेमघन जी नेताओं के बारे में क्या कहते हैं? तो देखिए बहुत ही मज़ेदार बात है। तो देखिए उत्तर है कि कवि प्रेमघन नेताओं पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिन नेताओं से अपनी ढीली ढाली धोती तक नहीं संभलती, ढीली ढाली धोती तक नहीं संभलती, वह देश क्या संभालेगा? अभी प्रेमघन जी कहते हैं कि जिन नेताओं से ढीली ढाली धोती तक नहीं संभलती वो देश क्यों संभालेगा। ये बात 100% अपने बिहार के हेल्थ मिनिस्टर पर बैठते हैं। देखिए उसका ढीला ढाला कुर्ता नहीं संभाल रहे, वो हेल्थ डिपार्टमेंट कैसे संभालेगा? ठीक है, बताइए। चलिए वो बात तो बात कर रहा। बताइए प्रश्न आपको हो गया? हाँ बताइए, प्रश्न आपसे हो जाएगा। लिखिए, अगर कल ये प्रश्न आते हैं तो बताइए आप बना देंगे या छोड़ देंगे? हाँ बना देंगे या छोड़ देंगे जी? है छोड़ना है, एकदम बना के आना है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न देखिए। 17 बोल रहे छोड़ देंगे, नहीं छोड़ना नहीं, एकदम बना के आना है। ठीक है, कवि ने दफाली किसे कहा है और क्यों कहा है? ठीक है, देखिए कवि दफाली किसे कहा और क्यों कहा है? तो जो उत्तर है कि कवि प्रेमघन वैसे लोगों को दफाली कहा है जो लोगों की झूठी प्रशंसा करते हैं, चापलूसी करते हैं। जैसे अभी आपका ये भारत का मीडिया देखिए, अपना भारत का मीडिया क्या है? भारत का मीडिया क्या डफाली हो चुका है, डफाली। ठीक है, डफाली हो चुका है। वो जो है कि जैसे मोदी जी का, फलना जी का, कोई भी मतलब नेता रहे, उसका झूठी प्रशंसा करते हैं और चापलूसी करते हैं। ठीक है, एक इधर ही वायरल हुआ था अंजना ओम कश्यप। ये सब आप देखे हैं, ये सब क्या है? ये सब डफाली लोग हैं। क्या है? डफाली लोग हैं। ठीक है, बताइए हो जाएगा। अगर हो जाएगा तब 100% दिल बना के आप लोग भेजिए कि हाँ सर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, बढ़ते हैं आपका अगला प्रश्न। 18 नंबर। 18 नंबर आपका प्रश्न देखिए। 18 नंबर आपका प्रश्न है कि समस्त भूमंडल में सर्वदी संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? ठीक है, जो लेखक मैक्स मुलर जी है वो कहते हैं कि समस्त भूमंडल यानी कि पूरा पृथ्वी में, भूमंडल यानी कि पूरा पृथ्वी में सर्वदा संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। यानी कि प्राकृतिक से जो परिपूर्ण देश कौन सा है? भारत है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है लेखक ने भारत को सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कहा है क्योंकि भारत में किसी भी संपदा की अन्य देशों की तुलना में कोई कमी नहीं और भारत का सौंदर्य भी काफ़ी आकर्षक है। देखिए भारत में हम सभी प्रकार के मौसम देख सकते हैं, गर्मी, ठंडी, बरसात। अभी तो बरसात का मौसम आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए भारत अपना स्वर्ग के समान है। ठीक है, स्वर्ग के समान है। यहाँ की नदियाँ, पर्वत एवं हरे भरे खेत लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, बताइए हो जाएगा। बताइए हो जाएगा तो हम 100% आपको बोलते हैं सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? बताइए। लेखक मैक्स मुलर जी कहते हैं कि अगर आपको सच्चा भारत का दर्शन करना है, अगर आपको सच्चे भारत का, देखिए मानचित्र हम हंसिएगा नहीं आप लोग, नहीं आप लोग हंसने लगेंगे इसलिए नहीं बनाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए प्रश्न देखिए कि लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों?
तो देखिए लिखेंगे, लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का जो दर्शन है हम ग्रामीण इलाके में ही कर सकते हैं। हम ग्रामीण इलाका, हमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में सच्चे भारत की क्या होगा, दर्शन नहीं होगा। भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही निहित है, यानी कि बचा है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही आप सच्चे भारत के दर्शन कर सकते हैं। आप सोचेंगे हम दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, कोलकाता चले जाएं, ये सब शहरों में आपके सच्चे भारत की दर्शन नहीं होंगे। ठीक है, बताइए, ये लिख दीजिएगा। अगर आप कल ये प्रश्न आपसे पूछे तो बताइए, लिख दीजिएगा या छोड़ दीजिएगा, हैं? छोड़ दीजिएगा कि लिख दीजिएगा वो? चलिए लिख दीजिएगा, छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला 20 नंबर देखिए। 20 नंबर आपका प्रश्न है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? बताइए, ये प्रश्न आपका कल आएगा ही आएगा, ये प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए क्या है प्रश्न आपका है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो उत्तर लिखिएगा, सेन साहब का बेटा कासू, उसी का नाम खोखा और कासू दोनों था, इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कासू और खोखा अलग अलग, नहीं, ये दोनों एक ही है, इसका नाम अलग अलग है। ठीक है, इसलिए सेन साहब का बेटा कासू घर में बनाए गए नियम के मामलों में अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसी आज़ादी नहीं थी। जो उनकी बेटियां थी पांचों, उनको ये आज़ादी नहीं था, वो अपना मन का कार्य नहीं कर सकता था। वो जैसे उसका बाप बोलेगा, जैसे उसका पिताजी बोलेगा, वो वैसा ही करेगा। ठीक है, बताइए, हो जाएगा? चलिए अगला प्रश्न पर चलिए अगला प्रश्न पर चलिए गुरुजी। अगला प्रश्न आप देखिए, तो अगला प्रश्न आपका है कि सेन साहब और उनकी पत्नी खोखा में कैसी संभावनाएं देखते? सेन साहब जो थे और उसके पत्नी जो थे, वो खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे, और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसे शिक्षा तय की थी। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपका उत्तर है कि सेन साहब और उनकी पत्नी जो है, खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटा को स्कूल ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए निर्णय तय किया था। ठीक है, बताइए, हो जाएगा? हो जाएगा, लिख दीजिएगा, एकदम लिख देना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखिए। 22 नंबर आपका प्रश्न है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते थे? ये प्रश्न आपका कल आ सकता है। ठीक है, पूछ रहा है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? तो लिखिएगा, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते हैं कि झोपड़ी वाले के बच्चे उनके कीमती सामानों के आसपास भटके। कभी भी अमीर लोग नहीं चाहते कि झोपड़ी वाला या गरीब के बच्चे उनके कीमती सामान के आसपास भटके। ठीक है, बताइए, लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद आपका ये हिंदी का सभी प्रश्नों समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपका लास्ट प्रश्न है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? झगड़े का कारण क्या था? इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहता है? ठीक है, तो उत्तर आपका है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। ठीक है, लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। ये मत सोचिए कि अगर वो झोपड़ी में रहता है तो अपना अपमान का बदला नहीं ले सकते, नहीं, अगर झोपड़ी में भी रहता है वो चाहे तो अपना अपमान का बदला ले सकते हैं। ठीक है, वैसे कि जैसा कि मदन ने कासू के दांत तोड़कर लिया था। बताइए, जो मदन जो थे, वो कासू ने खोखा कितना दांत तोड़े थे? खोखा के 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, बताइए, होगा, एकदम लिख दीजिएगा। चलिए आपका सब्जेक्टिव भी समाप्त हुआ। अगर आप इस सभी सब्जेक्टिव को अच्छे से याद कर लेते हैं, प्रैक्टिस करके जाते हैं, तो आपका कल यानी कि 1 जुलाई को आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ठीक है, जाते आपसे एक निवेदन है कि अगर आप क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि आपको परीक्षा का पूरा संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय।